बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आप लोगों को सुबह का समा आज़ादी वीक स्पेशल में कहती हूँ खुश आमदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि ये पूरा हफ्ता जो है ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस साल हमारी आज़ादी की जो सेलिब्रेशन है, पाकिस्तान का जो 78वीं जो सालगिरह पाकिस्तान की आ रही है, उसमें तो और जोश और जज्बा ऐड हो गया। वो इस वजह से क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान की जानिब से दुश्मन मुल्क को जो वॉर उसने छेड़ी थी, उसमें ऐसा जवाब गुनान मरसूस की सूरत में दिया गया कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया जहान में बात की गई कि इस मुल्क के बेटे कितने बहादुर हैं और ये वो मुल्क है कि जिससे आप पंगा नहीं ले सकते और दुश्मन बिल्कुल भी मैली नगाह इस पर नहीं उठा सकता। देखिए, आज़ादी की कदर व मंजिलत तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने देखी है कि क्या क्या सिचुएशंस हमारे आसपास ममालिक में हो रही है कि जहाँ पर आपकी अपनी शनाख्त नहीं है। मैं आज के शो में उन ख़ास लोगों को बुलाने जा रही हूँ जिनके दम से हम इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। मैं आज उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करने जा रही हूँ कि जिनकी कुर्बानियाँ अगर ना हो तो आप, मैं, हमारे बच्चे घरों में सुकून से आज़ादी की हवा में सांस ना ले सकें, वो ख्वाब ना देख सके जो हम अच्छे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखना चाहते हैं। आज अगर हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं तो इन्हीं लोगों की मरहून मिन्नत है। मैं बात कर रही हूँ अपने शोहदा की, और उससे भी ज़्यादा शोहदा के पेरेंट्स आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे क्योंकि कल 14 अगस्त है और 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम सेलिब्रेट करें अपने शोहदा की फैमिलीज़ को, इनको ट्रिब्यूट पेश करें। देखें, शहादत हम तो बचपन से दुआओं में मांगते कि अल्लाह पाक शहादत की मौत नसीब करें। तो आप सोचिए जो शहादत के मर्तबे पे फाइज होते हैं वो कौन लोग होते हैं। मेरी जब भी किसी शोहदा की फैमिली से बात होती है ना, वो मुझे अपने बच्चों के बारे में बताना शुरू करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के वाले से बताना शुरू करते हैं जो शहीद हुए। वो बिल्कुल एक डिफरेंट ही होते हैं। उनकी हर चीज़ घर के बाकी लोगों से मुख्तलिफ ही होती है क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको चुना हुआ होता है। और यही वो लोग हैं जो ज़िंदा और जावेद हैं। हमें तो मौत आ जानी है पर ये वो शहीद हैं और अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम उनको बिल्कुल मुर्दा ना जानो, ये रिस्क भी पाते हैं। मैं इनकी फैमिलीज़ को बुलाऊंगी और साथ में हम अपने हाईएस्ट अचीवर्स को बुलाएंगे। यकीनन हमारे शोहदा की फैमिली तो खैर सबसे ज़्यादा इस बड़े लेवल पे आ जाती है अगर मैं हाईएस्ट अचीवर्स के वाले से बात करूँ, और साथ साथ पाकिस्तान की वो बेटियाँ, पाकिस्तान की वो होने स्टूडेंट जो हमारा फ्यूचर हैं, उनसे भी मैं आपको मुलाकात कराऊंगी कि जो हु आर मेकिंग अस प्राउड एवरी अदर डे। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं रुमैसा जो कि बेटी हैं शहीद अख्तर अली साहब की, साथ में उनकी ज़ौजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं शहीद उमर शुमा के वालिद सफ्तर साहब और उनकी मदर राहिला सफ्तर साहिबा। मैं आपको शो में खुश आमदीद कहती हूँ और पूरी कौम की जानिब से, अपनी टीम की जानिब से आप लोगों को सलाम, इसलिए भी क्योंकि आप लोगों की कुर्बानी और आप लोगों के जो बच्चों ने और आपके हस्बैंड ने जो कर दिया है, ये वो चीज़ें जो हम तो दुआ में मांगते हैं। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मुल्क आज जो खुशहाल है, आज़ाद है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शोहदा की मेहनत से। आज गज़ा में जाएं, पता करें, देखें वहाँ क्या हो रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि उनके पास वो ताकत नहीं है, वो जज्बा तो उनके पास है, मुसलमान है बेशक, लेकिन उनके पास वो सपोर्ट नहीं है, उनके पास वो लोग सहारे की ज़रूरत है उन लोगों को। और आज हम ऐसे हैं कि हम जिधर भी जाएं हम अपना खुशहाल हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, आपको कुछ नहीं मसला नहीं है। आपको आप हिंदुस्तान में जाएं, लोग नमाज़ पढ़ते थे, हमने देखा वो उन लोगों को ऐसे जूतों से मार रहे हैं, गुलामी। तो देख पूरी दुनिया में बोलबाला हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे फौजी जवान हैं उनकी हिम्मत, जुर्रत, वल्वले, जो देखे तादाद में तो हमारे दुश्मन से कम थी, लेकिन उनकी बहादुरी किसी भी सूरत में कम नहीं थी। फिर आपने देखा भी कि बुनियादी मरसूस में कैसा उनको ठीक ठाक उनको मार पड़ी। अच्छा, मुझे बताएं, अभी जब ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी हालिया जंग थी, उसमें हम जो आम शहरी हैं, हमारा जोशो वल्वला इतना ऊपर था, तो आप लोग जो कि शोहदा की फैमिली में से थी, आप लोगों का जोशो वल्वला कैसा था? जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो हमें ये किस चीज़ का यकीन था कि दुश्मन हमसे बचेगा नहीं।
और हमारी जो पाकिस्तान आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है वो माशाल्लाह दुनिया से नंबर 1 है। और हमें पूरा यकीन था कि हम दुश्मन को ऐसा नस्ल नाबूद करेंगे कि हमेशा उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। और आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर दुश्मन ने अपने हाथ उठा लिए। और बॉर्डर पे देखा कि आप उन्होंने अपने सफ़ेद झंडे लहरा दिए कि हम बस हम जंग नहीं लड़ सकते। लेकिन जो पाकिस्तान के जवान थे उन्होंने जो अपना जज्बा ईमानी दिखाया, अपनी कुव्वत दिखाई और अपनी सलाहियत से, जहाज़ तो उनके पास भी थे, जहाज़ वो भी ला सकते थे, लेकिन जो हमारी फोर्सेस ने, उनकी जो तरबियत थी, ट्रेनिंग थी और जो उनके पास जज्बा ईमानी था, तो उस वजह से हम जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप लोगों की क्या वो थे जब आप लोग देख रहे थे तमाम जो सिचुएशन चल रही थी वॉर की? हमारे पाकिस्तान इसलिए कामयाब है क्योंकि हमारे जो फौजी वो मौत से डरते नहीं हैं। हमारे जो दुश्मन है वो मौत से डर गए। हमारे जो जवान थे जब वो लड़ने गए तो उनको पता था कि या तो डू और डाई सिचुएशन है, या तो करना है या तो मरना है। एंड इसी वजह से पाकिस्तान कामयाब हुआ। तो यही जज्बा हमारे अंदर भी है, हमारे फौजियों के अंदर भी है और हमारे पाकिस्तानियों के अंदर भी है कि हम लोग डरते नहीं, हम लड़ते हैं। तो पाकिस्तान इसीलिए महफूज है, आगे भी इंशाल्लाह महफूज रहेगा। जब जंग की सिचुएशन हुई, वैसे भी 14 अगस्त आता है, कोई और स्पेशल डे आता है, हमारे जज्बे वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वो और हाई हो जाते हैं। हमें दोबारा से पता चल जाता है ठीक है यही हमारा मकसद है कि हमने अपने मुल्क के लिए जीना है, इस्लाम के लिए जीना है, हमारा मुल्क जो है इस्लाम पे बना है। और वही कि हमारे इरादे कभी मजबूत, वो कमज़ोर नहीं हुए, वो हमेशा वही मजबूत के मजबूत है। अब जैसे मेरे फादर शहीद हुए हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि अच्छा घर में एक शहादत हो गई तो अब डर गए होंगे। नहीं, हम नहीं डरे। मुझे भी जाना है फ़ौज में, मेरे बहन भाइयों को भी वही जज्बा है, हमने भी जाना है। जो मेरी मदर का भी वही जज्बा है कि ठीक है मैंने अपने बच्चों को भी वहाँ भेजना है। माशाल्लाह, हम लोग नहीं डरते नहीं हैं। ये है ये देखिए ना, ये मुल्क की जब शहीद की जब बेटी बोलती है तो कैसे बोलती है, जब उसके पेरेंट्स बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं। मुझे इतना फ़ख्र और आपको सुन के मुझे बताया नहीं। आप बताएं कि आपका क्या जज्बा, जैसे आपके बच्चे तो माशाल्लाह से वो कहते हैं कि हम सब ने जाना है और माशाल्लाह 6 बच्चे आपके। बस पाकिस्तान में हमारा खून शामिल है और मेरे जज्बा है कि बस मेरे शोर शहीद है, मैं बाहर करता हूँ और मेरा और जज्बा है कि मेरे बच्चे इंशाल्लाह सारे जाएंगे फौज में। और हम लोग और कुर्बानी में तैयार है। ये नहीं कि मेरे शोर कुर्बान हो गए ना, हम डरते नहीं। वो बच्चा पाकिस्तान आबाद रहे, बस हम खुश है और हम बस सही सलामत बस ज़िंदगी रह जाते। अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। मैं देखिए एक जो शहीद होता है ना, उसको पीछे से बनाने वाले, उसकी सपोर्ट में जो पीछे खड़े होते हैं ना, वो उसकी फैमिली वाले खड़े होते हैं, उसके माँ बाप खड़े होते हैं, उसकी बीवी उसके साथ होती है, उसके बच्चे साथ में खड़े होते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जो हमारा फौजी सिपाही है उसका ये जोश वलवला है, उसकी फैमिलीज़ का जोश वलवला। मैं कुर्बान जाऊँ इनके कि जिनके वो कि शोहदा का खून जो है वो शामिल है हमारी इस आज़ादी में। तो आप जब इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना तो शुक्रिया अदा किया करें लोगों का भी। मुझे बताएं आंटी, जब आपका बेटा शहीद हुआ था तो 8 माह पहले शादी हुई थी। जी 8 माह पहले शादी। तो ये वैसे कितना उस वक्त कितना मुश्किल हो गया था फिर आपकी बहू के लिए? ऑफ कोर्स सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों के लिए, वो बिल्कुल जो नौबियात आपकी बहू थी इसके लिए वो बहुत मुश्किल था। 40 दिन बाद में बेटी हुई। 8-9 महीने की शादी थी। तो बस बेटे ने आर्मी में जाना था, शहादत लेनी थी, शहादत का रुतबा लिया। किसको शौक था ज़रा, किसका ख्वाब था ज़रा था किसको फौज में अपना भेजना? ख्वाब था उसका ये था जब भी घर आता था तो वो कहता था कि अम्मी, या सबको कहता था बस खाएं पिएं और एंजॉय करें जिंदगी को। मेरा कह रहा था अम्मी मेरा कोई पता नहीं है मुझे कब शहादत मिल जाए। इस तरह उसका ये कहना था कि वो कभी मैंने बोलना कि तन्हा सारी ऐसे अचारते थे तो कह रहा है, कहता है फौजियों का कोई पता नहीं होता, हमारा सर पे कफन बांधा होता है, हमारा कोई पता नहीं खाए आज। वो एक जज्बा मानी है उनके दिल में जो अंदर उनके है। शादी खुद कराई, मेरे बड़े बेटे की शादी नहीं हुई थी तो इसने बोला अभी मैं फारग हूँ, मेरी तो करें। तो फिर हमने उसकी शादी कर ली, अल्लाह को ऐसे मंजूर था। और आपने थी पोती का नाम क्या रखा? मनाहल उमर। मनाहल उमर। उसने खुद मुझे उसकी याद है। हाँ। तो फिर शादी से पहले उसने खुद कहा कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका ये नाम रखूंगा, अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम मनाहल रखूंगा। जी जी। तो वो फिर उसको अल्लाह की मंजूरी नहीं था, वो पहले इस दुनिया से चले गए। और लास्ट टाइम जब वो अपनी वाइफ के साथ उसने बर्थडे मनाई अपनी, तो उसको कहता है ये मेरी और आपके साथ पहली और आखिरी बर्थडे है। कई बातें ऐसी करता था
बताया गया तो था। आंटी आपको डांटती नहीं थी? मैं डांटती थी, मेरे साथ पास बैठ के कहता था कि आपको इतना पैकेज मिलेगा, आप याद करेंगे, मेरे बाद आपको याद ही नहीं आएगी। फिर उसको मारना तो क्या बातें कर रहे हो इस तरह की। और फिर मैंने शहीद हो जाना है, ऐसे करता दोस्तों को। ख्वाहिश थी आपके बेटे की? हाँ। और फिर जब शहादत से पहले उसको ख्वाब में मतलब मुझे सफ़ेद कपड़ों वाले उठा रहे हैं, मेरे सफ़ेद कपड़ों वाले मुझे रात। एक दोस्त उसका लाहौर में होता था, तो उसने बोला उमर कब छुट्टियाँ होगी? उसने कहा यार मुझे लगता है कि मैं मुश्किल ही शहीद हो जाऊँगा फिर आऊँगा। और फिर जब लास्ट मेरे पास आया ना सब आखिरी बार, तो उस वक्त ना कुछ शबरात थी, शब मराज थी, अपने कमरे में जाके नफल पढ़ पढ़ के रो रो के दवाएं करता रहा। बहुत ज़्यादा, पता नहीं कौन कौन सी दवाएं उससे। और उसके कितने अरसे के बाद हमें जामे शहादत 22 दिन बाद, 22-25 घर आया था वो वजीरस्तान में। जब 25 होते हैं ना तो 25 को उनको गया था 2 घर से। महीने बाद 10-20 दिन की छुट्टी देते हैं, आते जाते रहते। 25 को गया घर से और 14 अक्टूबर को उसकी शहादत हो गई है। और सोचिए कितनी दुआएं, क्योंकि बार बार उनकी जुम्मे ख्वाहिश रात थी। को पैदाइश हुई थी, जुम्मे रात को ही दफन हुआ। और बस अपने मुंह से सब चीज़ें करता, क्या याद करो, बहन को भी, अम्मी भी, भाई को भी। उसको नज़र आ रहा था कि मैंने चले जाना। लेकिन एक चीज़ मदिया, हम मुसलमान भी मुस्लिम इस चीज़ का मजबूत पहले भी थे, अभी हो गई है कि जो इंसान की जो मौत है या शहादत है, वो जिस जगह पे है उस जगह पे उसने पहुंचना है, बेशक तब उसकी रूह कब्ज़ होगी। उसकी ड्यूटी भी नहीं थी, खुद उस जगह पे चला गया शहादत। उसने पहले, क्योंकि इनका 2 साल का टेन्योर था वहाँ पे आर एरिए का, तो लास्ट 1 वीक रह गया था आने में। तो इसने आना था, पहले आना था, इसकी जो पार्टी थे, पार्टी वाइज आते हैं ये लोग ना, तो पहले उसने आना था 11 को ना, तो इसका नाम 11 से निकाल के तो 19 वाली पार्लियामेंट डाल दिया गया कि जो आप ना पीछे रह जाएं, बाकी चीज़ें भी जो सारी समेट के तो आप बाद में आना। तो उसको उसकी शहादत उसको पीछे लेके जा रही थी, वो उसमें नहीं भी जा हमें रहा था। बहुत झटका लगा, मैंने बोला ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। तो उसकी शहादत उसको वहाँ लेके जाएगा। उसके बाद दूसरा उसने जिधर गया उसने नहीं जाना था, उसने सीओ ने मना किया कि तुमने जो फलां कैप्टन जिशान है वो जाएंगे मेरे साथ ना। तो उन्हें कहा मैं जाऊंगा। जिशान था वो 10 साल अकेला था, अपने माँ बाप का बेटा ना, 3 का 4 बहनों का 1 भाई था। तो उसने कहा, उमर कहता था, अक्सर उससे कहता था, जिशान यार मैं अगर चला गया तो मेरा तो एक पीछे भाई है घर को संभालने वाला, तुम्हारा तो कोई नहीं है। तो वो फिर जिशान नहीं गया। तो वो फिर जब वहाँ जिस जगह पे पहुँचे तो वहाँ उन्होंने सीओ ने कहा कि यार उमर तुम कैसे आ गए हो? मैंने तो जिशान को गया था। उन्हें बोला सर कोई बात नहीं, मेरे कुछ 2-4 काम थे, मैंने चल मैं निपटा देता हूँ। तो वापसी पे जब रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में उनकी शहादत हो गई, आईडी ब्लास्ट हो गई। कितना एहसास वाला आपके बेटे के उसको आईडी। और जी, जी, करते बड़े अफसर को हिट करते हैं, सीईओ को करना था हिट उन्होंने। लेकिन ये जब शहादत का टाइम आया तो उमर की गाड़ी आगे हो गई, उसकी गाड़ी पीछे हो गई। ये लोग शहादत थी 5 ना, लोग ये लोग शहीद आप हुए ये थे। देखिए कि कैसे जो आपने कहा ना कि आके 22 दिन पहले घर में जो दुआएं की हैं, तो कैसे उन दुआओं ने हर चीज़ हर वो असबाब बनाए। क्योंकि जैसे आपने कहा ना बार बार आके वो शहादत के वाले से बात करते थे, बार बार करता था। तो देखिए पता नहीं क्या वो जज्बा था और सब चीज़ें उन्होंने आपको अपनी खुशियाँ भी दिखा दी। वो ओपनली कहते थे, अम्मी हमारा कोई पता नहीं है, खाएं एंजॉय करें बस। आप लोग की जब अब आपके जो हस्बैंड और आपके जो फादर से जब आखिरी बात हुई थी, तो वो कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी? जो लास्ट हमारी बात हुई थी, ईद को कुछ दिन ही गुजरे थे और अब्बू की ड्यूटी थी। बेसिकली मुझे जो है वो छोड़ने जाते थे, जो है कोचिंग जब जाती थी मैं, तो अब्बू के साथ ही जाती थी, तो वेट होता था अब्बू आएंगे। तो उस ईद दिन पर आए थे वो? जी ईद पे थे। तो जिस दिन मुझे मतलब जाना था उस दिन भी मतलब अब्बू आए और अब्बू कहते हैं नहीं आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे फिर से जाना है। वो आए थे दोपहर को, फिर चले गए। एंड फिर वही वेट था, अब्बू आएंगे तो अब्बू के साथ जाएंगे, जर्नल्स लेने हैं, स्कूल होता था, कॉलेज होता था, तो हम अब्बू के साथ ही जाते थे, स्टेशनरी वगैरह। तो उसी इंतज़ार में मतलब ये न्यूज़ आई कि अब्बू शहीद हो गए। तो मुझे तो जैसे उन्होंने बोला एक चीज़ कॉमन कि मेरे अब्बू की भी ड्यूटी नहीं थी, वो भी किसी और की ड्यूटी पे गए थे। तो जो शहादत होती है ना वो आपको खुद बुला लेती है। फिर मेरे अब्बू ने कुछ अर्सा पहले ही उम्रा किया था और मैंने जब उनसे पूछा कि आपने उम्रे में क्या दुआ की, तो मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने बताया नहीं। और कुछ अर्से बाद उनकी शहादत हो गई। तो आप खुद ही समझ गए होंगे तो शहादत की दुआ की थी। तो उनके अंदर बहुत जज्बा था माशाल्लाह। उनके अंदर वो जो
वतन से मोहब्बत थी ना, जो उन्होंने हमारे अंदर भी बताया कि हम तो बच्चे थे लेकिन अपने अब्बू को देखते थे ना, मिली नगमे गा रहे हैं, वो जो 14 अगस्त आती थी तो हम लोग झंडे लगाते थे, अब्बू कहते थे चलो सब उठो बेदार हो जाओ, पूरे घर में झंडे लगेंगे, हम लोग जाके उसकी प्रॉपर शॉपिंग करते थे। हमारे घर में प्रॉपर सेलिब्रेट होता है, अभी भी 14 अगस्त प्रॉपर सेलिब्रेट होता है। तो ये सारा जज्बा मेरे अब्बू की तरफ से ही हमें मिला है, उन्होंने इस चीज़ को हमारे अंदर जो है कायम रखा है, अभी तक जो है वो जज्बा रखा हुआ है। और शहादत की तो वो अक्सर बात करते थे, मेरा भी हमेशा से था। जैसे एक बार न्यूज़ आई थी कि कोई शहीद हुआ था तो मेरे अब्बू कहते हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी न्यूज़ आएगी, तो मैंने बोला इंशाल्लाह मेरी भी आएगी। तो अम्मी ने गुस्सा किया था कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, लेकिन वो था ना कि अब्बू कहते हैं कि इंशाल्लाह, मैंने भी बोलता इंशाल्लाह। तो अब्बू को तो चलो उनको नसीब हो गया इंशाल्लाह, अब अल्लाह ने मेरे नसीब में किया तो, लेकिन जाहिर है मेरी अम्मी डरती हैं थोड़ा सा। तो होता है ना कि औलाद का भी और शौहर के जाने का भी, जो चला जाता है उसका गम तो वो तो वहीं पे है, वो गम तो हम नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन जो फ़ख्र है उसके साथ वो उससे ज़्यादा है। क्योंकि देखिए मैं अभी आप जब तस्वीर पकड़ी तो वही बात है, यही जिंदा है, बिल्कुल जिंदा हो जावेद तो यही है, सही बात। मौत तो हमें आनी है, मौत तो हमें आनी है, मौत तो शहीद तो जिंदा है, बिल्कुल बिल्कुल, खाते हैं पीते हैं और उनको रिस्क पहुंचता है। तो जब आपकी बेटी तो माशाल्लाह से वो, आपके सारे बच्चे ऐसे ही हैं, उनका जोश वलवला ऐसे ही है, सारों का जज्बा। और जब अपनी ऐसी बातें करती हैं कि शहादत की, तो फिर आपकी क्या रिमार्क्स होते हैं इस पे? मैं फख्र करती हूँ बच्चों पे। आज मैं कह बस आपका अबू शहीद है और आपका अबू कितना जज्बा था पाकिस्तान नेवी के लिए, हमारा खून शामिल है, इंशाल्लाह मेरे बच्चे में जाएंगे, इंशाल्लाह ऐसा जज्बा रख के। हाँ नो, हम नहीं डरते। दुश्मन का मैंने हम लोगों को बोल दिया कि हमारा बच्चे, सारे बच्चे हमारे पाकिस्तान में कुर्बान है, और इंशाल्लाह ऐसे होगा मेरे बच्चे जाएंगे उधर नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, सारों का शौक है। हमसे ज्यादा अम्मी का शौक है, अम्मी हमें रिमाइंड कराती रहती हैं वर्दी पहननी है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मैं इससे बात कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अब समझ में आ रही है कि मेरे जोश और जज्बा, जो मुस्कुराहट जैसे, जब मैं इनसे बात भी कर रही हूँ, भाई ये इस मुस्कुराहट के सदके हम, और इनके सदके हम। अभी मेरा छोटा बेटा मेरे साथ आके उधर सामने एक मैं कमांडर बनूंगी और अबू की जगह में मैं जाऊंगी। अभी 8 क्लास में अभी माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे साथ जनाब शहीद उमर शीमा के वालिद यहाँ पर मौजूद थे, मेरे साथ शहीद अख्तर अली की बेटी और उनकी ज़ौजा यहाँ पर मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ और बहुत सारे अचीवर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं हमारे हाईएस्ट अचीवर्स से। मेरे साथ इस वक्त जनाब मौजूद हैं गज़ल फारूकी और उनके वालिद काजी फारूकी साहब, जिन्होंने कराची से खंजरा पास तक जो बाइक पे सफ़र किया है, बाप बेटी की जोड़ी पूरी दुनिया में जनाब इनके बड़े चर्चे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ में अभी हालिया आर्चरी के कॉम्पिटिशन में, एशियन चैलेंज में जो जीती हैं अरीब हुसैन जिनको ब्रॉन्ज का मेडल मिला है, और साथ में सरोवर अमीन जनाब जिनको सिल्वर का मेडल मिला, ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप चारों को शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मुझे अंकल आप ये बताएं, ये आपका शौक़ था या इस लड़की का शौक़ था कि हमने, वो कहते हैं ना कि अक्सर बाइक में नौजवान जो हैं वो बड़े लूर लूर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन आपने कहा लूर लूर चक्कर नहीं लगाना, हमने सीधा खंजरा पास जाना है। किसका शौक़ था? ये शौक़ तो मेरा ही था, और पहला टूर मेरे बेटे के साथ था। तो जब वो बेटे के साथ में 52 डेज ऑन 2 व्हील्स, तो बड़ा इनको जोश चल गया, कहने लगे जब ये जा सकता तो मैं भी जा सकती हूँ। मैंने कब मना किया, आप बेटी हैं तो बेटा और बेटी बराबर है मेरे लिए, बिल्कुल जाएँ। फिर इनको मैंने सिखाई, वो भी बड़ा लतीफ़ा, ये चलाती थी, मैं इनके साथ दौड़ता था कि कहीं गिर ना जाए, पकड़ लूँ इनको पहले गियर में, सेकंड गियर में, जब ये बाइक चलानी होती थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब इनको मैंने नई बाइक दिलाई इनकी ज़िद पे, तो ये 3 दिन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त राइडर बन गई। और पहला टूर इन्होंने मेरे साथ तो इंटीरियर सिंध चली गई भाई। और आपको पता है स्टील मिल का क्या रश होता है, ट्रक्स आ रहे हैं, ट्रॉलर आ रहे हैं, वो बड़ा खौफनाक लगता है अंकल। और बाइक पे खुदा ना खासा जरा सा वो बैलेंस आउट हुआ तो आफ्टर 1 ईयर मैं इनको फॉलो करता हूँ, अब ये मुझे फॉलो नहीं करती। इनका दिमाग बहुत तेज़ है, रिफ्लेक्शन इनके बड़े फास्ट हैं।
मैं तो कभी इंडिकेटर देना भूल जाता हूँ, एज का तकाजा है। लेकिन ये तो भाई के ना पीछे चले मेरे, मुझे देखते जाए। वैसे अंकल हमारे यहाँ जवान भी लड़के थे ना तो इंडिकेटर देना भूल जाते, लड़कियां बड़ी मोहताज ड्राइवर हैं, ऐसी बदनाम है यहाँ। तो मुझे बताएं अंकल, फिर आपने अपने बेटे को, वो जो 52 दिन अपने बेटे के साथ गुजारे, आपने कहा बस अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपने बेटी को ट्रेन किया, बेटा जेलस होता है कि बाप इसके साथ ज्यादा होते हैं? नहीं नहीं, वो बड़ा प्यार करता है इससे, बिल्कुल जेलस नहीं होता, होगा तो जूते खाएगा। बेटी से ज्यादा तो दुनिया में मुझे कोई भी अजीज नहीं है। अगर अहलिया सुन रही है तो वो भी सुन लें, बेटी नंबर 1 पे। हाँ, बेटी नंबर 1 पे। अच्छा, और बेटी को बाय द वे शौक है वही अब्बा और भाई को देख के हुआ? बिल्कुल ऐसे ही था। जब बाबा और भाई गए थे ना, उसके बाद मुझे हुआ कि बाबा मुझे भी जाना है। हालांकि मैं चलाती थी, उससे पहले बाबा ने मुझे स्कूटी दिलाई हुई थी और मैं अपनी यूनिवर्सिटी कम्यूट उसी से करती थी। जबरदस्त। जी, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक और 70 सीसी दिलाई थी, फिर उससे मैं जॉब पे जाना शुरू हुई। तो मतलब आई हैड दैट कॉन्फिडेंस जो कि रोड पे होना चाहिए, और मुझे पता था कि किस तरीके से चलती है। बट गियर्स वाली कभी नहीं चलाई थी मैंने, ऑटोमेटिक जो होती है जिसमें विदाउट गियर, तो वो वाली चलाई थी। तो फिर बाबा ने मुझे दिलाई 110 सीसी, और बस फिर मैंने वहाँ से कहा बाबा जब इतना हो गया तो अब पहाड़ों पे भी ले जाइए। अंकल ये तो हम आपको मानते हैं क्योंकि मैं खैर लाहौर से मेरा ताल्लुक है, तो मैं लाहौर में तो मैं बहुत अरसे से लड़कियों को बाइक चलाते हुए देख रही हूँ। कराची में मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन आपने अपनी बेटी को इसमें सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर आपने एक वो नया ख्वाब उस बच्ची के साथ, वहाँ भी साथ साथ होते हैं। तो कहाँ कहाँ तक अंकल आप लोगों ने ट्रैवल कर लिया? क्योंकि नेपाल में भी बाइक के थ्रू जाने वाली पहली खातून है माशाल्लाह माशाल्लाह से, टच वुड। बाबा बताएं? हाँ बताएं। अच्छा, वैसे तो हम लोग काफ़ी जगह सारी, मतलब ऑलमोस्ट बलूचिस्तान भी एक्सप्लोर किया हुआ है हमने, KPK भी किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान भी, मतलब बहुत हमने हर जगह की थोड़ी थोड़ी जगहें अभी जो हैं वो एक्सप्लोर कर ली, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक कहते हैं ना पाकिस्तान बहुत बड़ा है, तो अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। अनफॉर्चुनेटली आई एम गोइंग थ्रू दिस कंडीशन अभी। जी, इस कंडीशन के वाले से मैं जानना चाहूँगी कि ये कंडीशन जो आपकी एक्सीडेंट हुआ, आपकी टांग टूटी, ये कब हुआ? ये भी बस इसी शौक की वजह से हुआ है। और आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग तब हमारी वापसी थी, हम लोग ने बेसिकली रमज़ान का जो एंड होता है ना, तो वो उसमें हमने छुट्टियों पे चले गए थे। तो मैंने वहाँ से कहा था कि पापा ईद तक के हमें वापस आना है, तो हम, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया था प्रोग्राम, और ईद फिर हमने वहीं बनानी पड़ी। लेकिन हम लोग फर्स्ट डे हम लोग निकल चुके थे कि वापसी की तरफ लें, ताकि एटलीस्ट थर्ड डे। और आप लोग गए कहाँ थे छुट्टियों में? हम लोग गिलगित बल्तिस्तान। आप गिलगित बल्तिस्तान गए थे, बाइक पे ही गए? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बाइक पे। अच्छा, बाकी घर वाले वैसे आपके साथ जाते हैं, उनको आप बायर भेजते हैं क्या? बायर पहुंचे, हम बाइक के थ्रू आ रहे हैं, क्या करते हैं वैसे आप? अच्छा, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना एज अ डो, तो फिर हम लोग बाइक पे अलग ही ट्रैवल करते हैं। वी डू गो विद फैमिलीज, क्योंकि अभी हम लोग रिसेंटली भी होके आए, लेकिन फिर तो जाहिर सी बात है अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ऑल सब फिर जहाज में ही जाएंगे, फिर वैसे नहीं होगा। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताएं? ये बस चलास में हम लोग जा रहे थे बिशाम की तरफ, और एक लोकल बाइकर थे, तो वहाँ पर बच्चे जो नहीं चला रहे होते, तो बस वो मेरी लेन में आ गए थे, और मैं भी स्पीड में थी, वो भी स्पीड में थे, एंड बस वो हो जाता है ना जिगजैग वाला जो हो जाती है सिचुएशन, वो हुई और वी जस्ट क्रैश्ड। तो वो आउट ऑफ नो वेयर था, और बिल्कुल स्ट्रेट रोड, कोई ऐसी भी नहीं कि कोई खतरनाक रोड है या कुछ। अंकल आपके लिए तो बड़ी परेशानी हुई होगी कि अगर पहले तो मैं बिल्कुल सुन हो गया कि भाई ये हुआ क्या मेरी बेटी के साथ, क्योंकि इसकी टिबिया जो है ना ये मल्टीपल फ्रैक्चर हो गई थी, और एक बोन इसकी बाहर निकली हुई थी टूट कर। ओह माय गॉड। तो उस वक्त एम्बुलेंस भी नहीं, फिर एक जीप वाला बेचारा रुका, उसने अपनी सीटें मोड़ी, गोद में उठा के इनको रखा। DQ हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर छुट्टी पे, बहरहाल वो भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बेचारा वो गांव का ही था, वो फ़ौरन आ गया। उन्होंने कहा हमारे पास एनेस्थीसिया देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप बर्दाश्त करें। तो इन्होंने कहा ठीक है, वो है 7-8 इंजेक्शन उसने लगाए इनके, और ये बर्दाश्त करती रही भाई। फिर वो एम्बुलेंस का सफ़र गिलगित तक, फिर वहाँ से इस्लामाबाद तक, वो मैं नहीं भूल सकता। वो रात जो जागते, मैं इसके साथ पीछे ही बैठा रहा, नींद के झोंकों में तो एक दफ़ा मैं इस पर ही गिर गया, तो बेचारी वो भी बर्दाश्त किया इसने। लेकिन बहरहाल फिर वो PIA में 1-2 दिन लग गए। उन्होंने कहा जी सिर्फ PIA है आपके पास जो एक चलाती हैं स्ट्रेचर सीट्स, बाकी कोई एयरलाइन नहीं देती। तो वो भी हासिल करने में बड़ा टाइम मुझे लगा, 2 दिन ज़ाया हो गए। लेकिन उसके बाद वो आ गई हैं घर। इनकी ये चीज़ है कि मैं अम्मी के पास जाना है। मैंने कहा जब तो अम्मी की बात सुनी नहीं, जब वो कह रही थी कि रमज़ान में मत जाओ। और अम्मी से वैसे डांट भी पड़ी होगी बहुत ज़्यादा। ये अम्मी, ये आपको चोट लग जाए ना तो अम्मी आपको डांटती नहीं है। अच्छा अंकल, सबसे दुश्वार गुजार रास्ता कौन सा था, और सबसे मज़ेदार रास्ता कौन सा था जहाँ पे बहुत एंजॉय किया? देखिए, हमने जो एडवेंचर रूट्स अपनाए हैं ना पाकिस्तान में, वहाँ अक्सर लड़के भी नहीं जाते, लेकिन ये खातून चली जाती हैं। और वहाँ आप अपनी बेटी के साथ गए? जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आई लव माई फादर। तो मुझे लगता है, मैं ना देख रही हूँ कि ये वो है कि उनके एडवेंचर करने के लिए वो भी रेडी होते हैं। ये इसमें 2 मैं जो सफ़र है उनका जिक्र ज़रूर करूँगा। एक तो है बडगोई टॉप,
तो कुमराट से वो रास्ता निकलता है और फिर इधर कालाम उतरोड़ की तरफ उतरता है। तो वो बहुत ही ख़तरनाक रूट है। लेकिन ये गिरी भी उसमें 3-4 दफ़ा, लेकिन अकेले गिरने में तो इनको बड़ी महारत है, क्योंकि गियर पहने होते हैं इन्होंने, हेलमेट अच्छा होता है, जैकेट अच्छी होती है, ट्राउज़र अच्छा होता है, तो इतना कोई मसला नहीं होता। लेकिन वो क्लैश हुआ तो इनके साथ ही हादसा हुआ। और दूसरा हमने किया था कश्मीर से, हम शारदा से चले थे जलखट, तो ये 54 किलोमीटर का ट्रैक है और उसमें हमने तकरीबन 8 घंटे लगाए, क्योंकि वो इतना चढ़ाइयाँ भी और उनकी जो ढलाने हैं बड़ी ख़तरनाक। आपको तो अब्बा को लेके भी डर लगता होगा ना? कि मुझे बहुत लगता है, लेकिन बाबा फिर भी मैं कहूँगी कि सेंसिबल है। कहीं पर जहाँ पर ऑफ रोड ज़्यादा होता है ना, तो मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा आप जो है ना थोड़ा सा देखें रास्ते, क्योंकि मैं जो ना एक होता है ना एक गरम खून, एक यंगस्टर का जो होता है, तो मुझे होता है कि बस जल्दी से निकाल लूँ मैं। और बाबा थोड़ा इत्मीनान से, एहतियात से निकालता है। और उसमें जो बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग आती है ना, जो ग्लेशियर से पानी आ रहा होता है, ओह उसके अंदर तो अगर आपने थोड़ी सी एहतियाती की तो बाइक समेत नीचे जाएंगे आप। अल्लाह अकबर। वहाँ लोकल लोग खड़े होते हैं, बेचारे हेल्पफुल होते हैं वो, लेकिन इन्होंने दोनों जो नाला कहलाता है वो बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट दरिया ही होता है, तो उसमें से निकाली इन्होंने बाइक्स। तो मैं अप्रिशिएट भी करता था और तालियां भी बजाता था इनके लिए, क्योंकि भाई मेरे लिए तो मेरा फ़ख्र ये मेरी बेटी है। क्या एक दिन भी मेरी नज़र से ओझल हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यतीम हो जाऊँ। इतनी बड़ी बात है। और हमारे लिए तो फ़ख्र आप जैसे वालिद है जो कि हमारे पीछे खड़े होते हैं, जिसकी वजह से बच्चियां जो ख्वाब देखती हैं, बच्चियां उड़ना चाहती हैं तो हम उड़ते हैं, और इसी वजह से उड़ते हैं क्योंकि पीछे हमारे जो वालिद हैं, वो आप हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे थे। आपके घर वालों की तरफ से, क्योंकि सरोवर आपने एक डिफरेंट स्पोर्ट जिसमें ज़्यादातर लोग नहीं जाते, सरोवर अरीब आप दोनों आर्चरी, हमने बहुत कम लोगों को देखा है इसमें आते हुए, तो आपको से शौक कैसे पैदा हुआ और घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? घर वालों ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि घर वालों की सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। पीछे से पूरा सपोर्ट था। मतलब जो हमारे कोच थे उन्होंने बहुत ज़्यादा, सैयद एजाज़ अली ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हमारे घर वालों को समझाया कि आपकी जो बेटी है वो कर सकती है, जो आजकल के लड़के नहीं कर सकते वो आपकी लड़की कर सकती है, उसमें वो क्वालिटी मुझे दिखी है, तो वो आगे जा सकती है और नेशनल और इंटरनेशनल खेल सकती है। तो इसका शौक़ जो है मुझे ऐसे कोई ख़ास उससे पैदा नहीं हुआ। कैसे नहीं कि बचपन से आपके शौक वो नहीं था? नहीं, देखते ही देखते नहीं मैं ये खेलूँगी। हाँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट करते करते इतना आगे बढ़ गई, नेशनल खेले मैंने, फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल मैंने, पहला मेरा फर्स्ट इवेंट था ये, और उसमें फिर मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। पहले ही मेरा इवेंट था और उसमें मैंने सिल्वर ले लिया। यानी कि गई और जाते साथ ही छा गई है। अरे आपको कैसे शौक पैदा बस का? मैं एक बंदे के साथ जाता था, वो आर्चरी करवाते थे, कोच थे वो भी, तो उनको देख देख के मैं देखते रहा। मैंने कहा बहुत अच्छा गेम है, तो अलग ही गेम है ये। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने कहा ऐसा गेम तो मैंने पहले नहीं देखा। मैं वो बैट बॉल होता है, फुटबॉल होता है, मैंने कहा ये तो हटके ही गेम आ गया, ये तो आर्चरी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ये कंटिन्यू करूँ, तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स। तो मैं इन हो गया इसमें, आर्चरी में मैं खेलता रहा। मतलब बीच में मैं थोड़ा अपसेट हो गया था, समझ में नहीं आ रही थी मेरे, और बहुत कॉस्टली था। मैंने कहा यार ये मेरे समझ में नहीं आ रही। तो फिर मुझे मिले हमारे कोच जो बने अब, सैयद एजाज़ अली, तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने बोला खेलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा, बहुत उन्होंने मोटिवेट करते रहे, बोलते खेलो, घबराओ नहीं इन चीज़ों, जितना घबराओगे उतना पीछे होते रहोगे। तो हिम्मत करनी थी बस, माशाल्लाह। घबराए तो हाथ भी कांपा। हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, नर्वस होता है बंदा। तो सर ने कहा बस खेलना ही खेलना और कुछ नहीं देखना आगे पीछे, माइंड को रिलैक्स रखो और खेलना शुरू करो। और आपको भी पहला इंटरनेशनल कंपटीशन यही था जो कोरिया में हुआ था? ये मेरा पहला इंटरनेशनल। और आपको ब्रॉन्ज मिला, आपको सिल्वर मिला। आप किस कैटेगरी में थे? मैं मेंस में था। अच्छा, सॉरी, मैं सेकंड में। टीम इवेंट था हमारा। जी हाँ। उसमें सारी टीमें थी। मेरे साथ जो थे मेरे टीममेट, वो थे सिंगापुर के थे और एक वो थे हांगकांग के। तो उनके साथ मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने कहा मैं कैसे खेलूँगा, और फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा। तो हिम्मत करी मैंने खेलना है। फिर वो एक दिमाग में जज्बा सा जाग गया, मैं पाई यही ना वो टाइम है पाकिस्तान का नाम रोशन करने का। स्पेशली जब तराना पीछे बजता है ना, वो और मतलब वो उसकी बात और होती है, जज्बा और जाग जाता है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये आसान नहीं है जो स्पोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पे आपको इंजरी आ सकती है, बड़ी सीरियस इंजरी आ सकती है। तीरंदाजी में आपको ऐसी इंजरी आई कोई? जी, मेरी मिडिल फिंगर में यहाँ जाने से पहले, कोरिया जाने से पहले मेरी मिडिल फिंगर में आई थी इंजरी। तो मैंने उसके साथ ही। और ये कैसे आई ये बताएं? ये ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आई, क्योंकि हमें जाना था तो हमें उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी। मॉर्निंग इवनिंग हम करते करते
तो ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से आप जब ज़्यादा ड्रॉ करते हैं तो उसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है फिंगर्स पे, और शोल्डर पे भी हो सकती है, क्योंकि शोल्डर से वो खींचा जाता है। तो वो मेरी फिंगर पे इंजरी हो गई थी, लेकिन अब जाना तो था, क्योंकि मैं और ये सिलेक्ट हुए थे जाने के लिए। तो फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, बस हमने कहा अब आ गए यहाँ तक तो कुछ करके ही उस इंजरी के हाथ में वो पट्टी बंधी हुई होगी, वहाँ खोल दी थी। वहाँ खोल दी थी, क्योंकि उसके बगैर आप उसके साथ आप नहीं कर सकते ना, ड्रॉ नहीं कर सकते, आपका पूरा वो चेंज हो जाता है। आपने अगर जरा सी इसमें कुछ बांध लिया या कुछ कर लिया तो वो गेम आपका बिल्कुल आउट हो जाता है। क्या तो उसके साथ आप नहीं खेल सकते। इंजरी के साथ खेला पहला आपका इंटरनेशनल कंपटीशन, और अभी आने वाले कंपटीशन कहाँ कहाँ हैं? अभी तो कराची में ही है, दिसंबर में कराची गेम्स हो रहे हैं नेशनल, और उसके बाद जो है फिर आगे इंडोनेशिया है, आगे दीगर ममालिक हैं, उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम। जो हमारी फेडरेशन है वो हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं, हमें बहुत साथ देती हैं। आपके अब्बा कितना आपको सपोर्ट करते हैं? जैसे मेरे सामने फारूकी साहब बैठे हुए हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके अब्बा आपको कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे अब्बा नहीं है। ओह, तो इस पर ये तो आप सोचती होंगी कि इधर ऊपर तो है ना। और मुझे लगता है माँ बाप ना दुनिया से जाने के बाद ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो डायरेक्ट बहुत दुआएं की ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। वो होते आई एम श्योर ऊपर भी विल बी रियली 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 प्राउड ऑफ यू, बहुत ज़्यादा बहुत खुश होते। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ सनोवर अरीफ थे, हमारे साथ फारूकी साहब, उनकी बेटी यहाँ पर बैठे मौजूद हैं। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आपकी और लोगों से मुलाकात कराएंगे, सो डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम मना रहे हैं आज़ादी का वीक, और हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के हाईएस्ट अचीवर्स। खैर अचीवर्स की अगर मैं गिनती करना शुरू करूं तो लातादाद हैं, और सबको बुलाना, मैं अगर साल के 365 दिन बगैर किसी छुट्टी के शोज़ भी करूं और अपने अचीवर्स को बुलाऊं, तब भी यकीन माने मेरे लिए उनको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ गज़ल उनकी फ़ादर यहाँ पर मौजूद हैं ही, साथ में हमें ज्वाइन किया जनाब परीसा अब्बास ने, जो कि अभी जो रिसेंटली जो कोरिया में इवेंट हुआ था उसमें ये जनाब गोल्ड जीत कर आई हैं। साथ में हमारे साथ यहाँ पर एहतशाम अली और हसन अली भी हैं जी, नस्ट के स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने डिज़ाइन की है एक रेसिंग कार। और हमारे साथ जनाब हमारा फ़ख्र लियारी, हमारी बहुत ही प्यारी महरीन बलोच यहाँ पर मौजूद है जनाब, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, और 2016 से इन्होंने खेलना शुरू किया था। साउथ एशियन गेम्स में इन्होंने शिरकत भी की थी, और साथ में 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने पाकिस्तान की वहाँ पर नुमाइंदगी भी की थी। मैं आपको सबको शो में खुशामदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले महरीन, इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम यू, मुझे बताएं 2016 में जब आपने खेलना शुरू किया, 2016 में मेरा भी आना हुआ, मैंने एक शो किया था लियारी में, और मैंने देखा था जो छोटी छोटी बच्चियाँ जिस अज़म के साथ और जिस ज़बरदस्त तरीके के साथ जो मैं बच्चियों का इंटरेस्ट देख रही थी बॉक्सिंग में, उस टाइम बहुत ज़्यादा था। अब तो खैर मैं फिर आपकी सूरत में देख भी रही हूँ कि वही बच्चियाँ निकल के क्या कुछ कर भी रही हैं। आपको शौक़ कैसे हुआ, किसको देख के हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं 2016 की बात कर रहे हैं आप। उस टाइम गर्ल्स के हवाले से बॉक्सिंग स्टार्ट हुआ था लियारी में, तो वो स्टार्टिंग था तो लोग उस तरह सीरियस नहीं ले रहे थे कि लड़की ज़्यादा है बॉक्सिंग तो कर ही नहीं सकती, बस 2 दिन ट्रेनिंग करेगी फिर घर में बैठ जाएगी, उनका माइंड सेट यही था। तो इस तरह से गर्ल्स ने स्टार्ट किया, जैसे कि आपने देखा भी होगा, बच्चे सारे छोटे छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे। इस तरह से फिर लोग कहते थे कि नहीं यार बस ऐਵੇਂ मजाक में लेते थे हमारी फ़ाइट इस तरह से। तो ट्रेनिंग की हमने, अपने आप को मनवाया, फिर जब हमने ट्रेनिंग की, प्रूफ किया, सिंध लेवल में खेला, पाकिस्तान लेवल में खेला, फिर जाके जब इंटरनेशनल लेवल में जाके हमने खेला, पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए, फिर जाके वो लोग अभी मानते हैं कि वाकई गर्ल्स भी कर सकते हैं। तो मेरा बल्कि लियारी में जो बच्चियां मैं कह रही हूँ तालीम के लिए कर रही हैं, जो स्पोर्ट्स के लिए कर रही हैं, आप लोगों ने साइकिलिंग भी शुरू की। आई एम सो प्राउड ऑफ द गर्ल्स कि कैसे लियारी की बच्चियों ने निकल कर उन्होंने कहा कि हम लियारी की तकदीर बदलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो साइकिलिंग के हवाले से हो या वो कराटे के जो भी मतलब फील्ड में लड़कियां, अभी फुटबॉल देखे ना, लड़के फुटबॉल में हमारे कितने आगे चले गए। ऐसा ही है बिल्कुल। तो मैंने भी स्टार्ट लिया, उस टाइम मैं फेंसिंग गेम खेलती थी। फिर जब मैं अगर बताऊं तो मैंने किसी को देख के स्टार्ट नहीं किया, मैं ये बताऊं कि मेरी अम्मी की ख्वाहिश पे मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, जो बहुत यूनिक है कि एक माँ अपनी बेटी को भिजवाए बॉक्सिंग में, क्योंकि यूजुअली उनको होता है ना कि लड़की जात है, खुदा ना खास्ता अगर बॉक्सिंग में कोई ऐसी कोई चीज चेहरा खराब हो जाए, ऐसी कोई भी चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अम्मी को पता नहीं था बॉक्सिंग है क्या, बट क्लब ओपनिंग हो गई, अम्मी ने कहा अच्छा क्लब है गर्ल्स के हवाले से, तुम भी जाओ करो स्पोर्ट्स, ऐसे भी करती हो फेंसिंग गेम। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे भी नहीं पता
पता बॉक्सिंग है क्या। तो जब क्लब में गई ट्रेनिंग दे देखा यार ये तो मारा पीटे भाई, मारना है एक दूसरे को और वो भी मुंह पे मारना है। फिर चलो स्टार्ट किया, ट्रेनिंग की वहाँ पे। फिर वही बात है ना कि माशरे के लोग लियारी हैं, वो भी हम छोटे जो है ना इलाके से बिलोंग करते हैं, तो लोगों ने कहा नहीं बस एम ही 2 दिन खेल के छोड़ देते हैं, शौक जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है। फिर मैंने कहा यार ये लोग मतलब डोंट कर रहे ना एक हिसाब से। तो मेहनत की, ट्रेनिंग किया, हार्ड वर्किंग की वहाँ पे, जहाँ पे एक टाइम ट्रेनिंग भी आ गया होगा कि मुझे प्रूफ बहुत करना, मैं बताती हूँ। ऐसे ही है। तो मेरे एक उस्ताद हैं, उस्ताद नूर बादशाह, जो मुझे पर्सनल ट्रेनिंग करवाते थे। जहाँ एक टाइम ट्रेनिंग होता था वहाँ दिन में मैं 3 टाइम ट्रेनिंग करती थी। तो मैं लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती थी क्योंकि हमारे लियारी में गर्ल्स मतलब उस तरह से ट्रेन नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग था ना। तो मैं बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग करती थी अपना। हार्ड वर्क बहुत किया मैंने, मुश्किल था मुझे, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, लेकिन मैंने कुछ अचीव करना था ना, तो एक गोल था मेरा। तो इस तरह से मैंने बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की। जब लड़कों के साथ ट्रेनिंग की तो पंच जब लगा तो और ज़्यादा फील हुआ कि यार तो लेकिन बर्दाश्त किया, ये सोच के रिंग पे बचाना है खुद को, अगर कुछ अचीव करना है तो ये हार्ड वर्किंग करना है। अच्छा, इसके लिए डाइट बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो डाइट का ख्याल घर वालों ने रखा आपका? आपको स्पॉन्सर्स मिले कोई? नहीं, उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और लियारी के माहौल का आपको पता है, 2016 अगर 17 की बात करें तो हमें ये सेट था कि अब डाइट तो है नहीं, करना नहीं है। अब जाहिर सी बात है जो है ना मिडिल फैमिली से जो है वहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम ये सोच नहीं था, बस ठीक है एक जज्बा था खेलने का, ट्रेनिंग पे फोकस था। तो उस टाइम जब ट्रेनिंग किया, खुद को मनवाया पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल में, अब जाके फिर डिपार्टमेंट्स ने देखा कि गर्ल्स के हवाले से भी ये कुछ कर सकते हैं, इंटरनेशनली मेडल लेके आ रहे हैं गर्ल्स। तो ओपनिंग हुई, अभी डिपार्टमेंट्स में भी हैं गर्ल्स, डिपार्टमेंट्स में मतलब ओपनिंग किया गर्ल्स का, वो भी ले रहे हैं। तो इस तरह से अभी ख्याल रखते हैं डाइट का कि तब जाके अभी है हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल में खेलने, अब थोड़ा सा ख्याल रखना है। बिल्कुल जी, ख्याल भी रखना है, क्योंकि अब तो ना हम सब आपको देख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं जब वो मुल्क से बाहर जाएं तो मुल्क का नाम रोशन करके आए। और स्पेशली अगर मैं परीसा की बात करूं तो परीसा तो माशा से गोल्ड मेडल जीत कर आई। परीसा, आप मुझे बताएं कि आपको ये नेटबॉल का शौक कैसे चढ़ा? जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये स्कूल से ही शुरू हुआ। मेरी जो एक कोच है मिसेस बर्नार्ड, तो वो हमें 8th ग्रेड में बस एक वीडियो दिखा रही थी और मैं भी क्या सोच रही हूँ नेटबॉल कैसा स्पोर्ट है, लाइक कॉमनवेल्थ के कंट्रीज यूजुअली खेलते हैं। तो मैं देख रही थी अपने क्लासमेट्स के साथ ही, तो उसमें एक सेंटर का पोजीशन था एंड लिटरली कोट एंड कोट इंजन ऑफ द टीम सुना। तो आई वाज लाइक ओके आई वांट टू डू दिस। तो फिर ट्रेनिंग शुरू हुई, बस पीई में खेलते थे, फिर मुझे बहुत शौक हुआ। फिर अच्छा, वो यू ऑलवेज स्पोर्टी या फिर आप स्टूडियस थी आपके? दोनों हमेशा। हाँ। तो बचपन से मैं साइकिलिंग करती आ रही हूँ, फिर स्विमिंग भी की है, टेनिस, बैडमिंटन सब कुछ खेला है मैंने। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। तो नेटबॉल में मैंने देखा कि अच्छा अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन लाइक एज एन अपकमिंग स्पोर्ट है, तो आई वांट टू बी लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट। तो कैप्टन बनी मैं स्कूल की, फिर मैंने सिंध के लिए खेला अल्हम्दुलिल्लाह, उधर गोल्ड और सिल्वर भी जीता। फिर इवेंचुअली ये जो इंटर कॉलेजिएट नेशनल्स चल रहे थे फरवरी में, तो उसमें से सिलेक्शन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। मुझे बताओ आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? लाइक बस लाइक रोना, लाइक देख के बस लाइक आंसू और लाइक खुशी। हमेशा से यही गोल था कि एक दिन अगर हो, ख्वाब है मेरा कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। मेरे दोनों भाई भी नेशनल लेवल स्विमर्स है, तो उनको भी पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो सपना था हमारा, बस मैं वापस आए, घर आए और बाबा को एक कॉल मिला, तो फिर वो कह रहे थे कि अच्छा तुम्हें मे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो फिर इवेंचुअली जब कॉन्फर्मेशन आए, बस लाइक everyone found out, पूरे ग्रुप चैट पे गए, लाइक सारे खानदान को बताया, बस everyone was so happy। और जब गोल्ड मिला था तो मुझे उस टाइम का बताओ समा, उस वक्त क्या समा था? तो लिटरली जब बजर रिंग हुआ ना, लाइक यू couldn't believe it, सब लोग फौरन सजदे में गए, पूरी टीम सजदे में गए और हमने फिर एक विक्ट्री लैप मारी दोनों झंडे के साथ, और बस लाइक सब लोग रो रहे हैं, सब लोग पेन में हैं। और जब नेशनल एंथम जब पीछे, हाँ जब नेशनल एंथम चलता है तो फिर सब लाइक मतलब हाथ ऊपर अपने दिल पे, और फिर सब लोग। लेकिन कितना अच्छा लगता है ना कि जब आपका नेशनल एंथम चल रहा हो और फिर बाकी सारे। हाँ लिटरली हाँ। तो जब नेशनल एंथम चल रहा होता है तो फिर लाइक मैं फुल जोश और जज्बे के साथ गाती हूँ, और फिर थोड़ा आंसू निकलता है, लेकिन मैं छुपाती हूँ थोड़ा सा। आगे और मुझे बताओ आगे कौन कौन से आपके इवेंट्स आ रहे हैं? अच्छा, तो अभी मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी इंशाल्लाह। ए लेवल्स मैंने ख़त्म कर लिए हैं, तो मैंने उधर ही ट्रेनिंग करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान की रैंक अभी ऊपर हो गई। अच्छा, तो अभी आप ए लेवल्स में हो? जी, अभी मैंने ख़त्म कर लिया, तो अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी। अभी तो आपके रिसेंटली रिजल्ट भी आया होगा? ठीक है, रिजल्ट आपका अच्छा आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर वाले से खुश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मुझे
बताइए नेटबॉल से अब आपने आगे कुछ और स्पोर्ट भी सोची है, क्योंकि आपने कहा स्विमिंग भी करी है, इतनी चीजें करी, बैडमिंटन भी करी है, तो अब आगे इसी पे टिकना है या फिर आप कुछ और भी सोचा हुआ है? तो अभी इसी पे टिकते, लेकिन मैंने पैडल भी शुरू किया है, उसमें भी मुझे बहुत शौक है। अभी पढ़ाई पे और ध्यान देना है, लेकिन आई वांट टू ट्रेन इन कनाडा, मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग चाहिए ताकि मैं फिर से पाकिस्तान टीम के लिए क्वालिफाई करूं और चैंपियनशिप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पढ़ाई में क्या सोचा हुआ है कि क्या करना है आगे? तो मुझे एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना है। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, साथ में जो हमारे जो लड़के इंजीनियर्स यहाँ पर बैठे हुए जी फ्यूचर के, जिन्होंने नस से इनका ताल्लुक है, एहतशाम ने और साथ में उनके फ्रेंड ने, इन्होंने मैं जनाब सॉरी मैं और हसन ने रेसिंग कार बनाई है। ये आइडिया किसका था जनाब और कितना टाइम लगा इसमें? एक्चुअली जो आइडिया था वो 2012 के अंदर स्टार्ट हुआ था, जब हमारे कुछ अलमनाइज थे, उन्होंने अपने FYP के तौर के ऊपर फार्मूला स्टूडेंट कार बनाई थी। फिर जब उन्होंने ये कार बना ली, देन दे रियलाइज कि इसका तो पूरा एक इवेंट होता है। क्या ये वही मशहूर फार्मूला कार है? अच्छा या अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ। सो उन्होंने रियलाइज़ करा कि इसका एक टूर्नामेंट होता है इंटरनेशनली, UK के अंदर, जर्मनी के अंदर। सो फिर वहाँ से आइडिया है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली। एंड अभी तक हम लोग 8 कंबशन व्हीकल्स बना चुके हैं। एंड लास्ट ईयर हमने अपना पहला हाइब्रिड व्हीकल बनाया था। वाओ। एंड वी हैव बीन टू UK, जर्मनी, एंड नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वी प्लान टू गो टू ऑस्ट्रिया इंशाल्लाह। लेकिन ये एक एक्सपेंसिव शौक भी है और एक एक्सपेंसिव दरियाफ्त भी है। हाउ डू यू कवर ऑल द एक्सपेंसेस? अच्छा, तो उसके लिए हमारी पूरी एक मार्केटिंग टीम काम करती है। आई एम आल्सो इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो हमारा काम यही होता है कि वी हैव टू रीच आउट टू पोटेंशियल स्पॉन्सर्स। हमें PSO ने स्पॉन्सर किया हुआ है। वी हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय टेस्ला, वी हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय DP वर्ल्ड, ट्रीट, स्टेट लाइफ। सो वी हैव DP वर्ल्ड हैज आल्सो जॉइंड इन, क्योंकि टेस्ला से आई रिमेंबर पिछले साल क्यूरियोसिटीज वो बन रही थी बात कि टेस्ला वाले शायद आप लोगों की टीम बाहर गई हुई थी एंड देन वहाँ पे टेस्ला वालों ने भी ऑफर किया था। Exactly. अच्छा, आप मार्केटिंग की टीम में और आप? आई एम फ्रॉम द टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो हमारे में ये होता है कि द टेक्निकल डिपार्टमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिपार्टमेंट्स। तो वो सारे डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं और वो है कि अपने रोल्स के अकॉर्डिंग जो है वो फिर गाड़ी बनाते हैं। अब जो हाइब्रिड व्हीकल है इसके अंदर ये है कि द रियर व्हील्स, ये ऑल व्हील ड्राइव है। रियर व्हील्स जो हैं वो इंजन से पावर्ड हैं, जो कि होंडा का इंजन है 600 CBR। और जो फ्रंट के जो टायर्स हैं दे आर पावर्ड बाय मोटर्स। 2 मोटर्स हैं जिनका RPM 3000 है। और ये है कि पूरी गाड़ी के अंदर 2 बैटरीज हैं, एक लो वोल्टेज बैटरी और एक हाइब्रिड बैटरी है। लो वोल्टेज बैटरी सुन मैं रही हूँ बड़े गौर से, लेकिन जो ज़्यादा टेक्निकल लोग हैं उनको समझ आ गई होगी कि जो आगे वाले दो टायर्स हैं, पीछे वाले टायर्स। पर मुझे ये बात बताओ, पूरी टीम में कितने लोग हैं? मतलब क्योंकि हमारे सामने तो भी 2 लोग बैठे हुए ना, लेकिन बड़ी टीम होगी। 40 to 45 पीपल हैं। 40 to 45 पीपल। अब आप सोचें कि जो रेसिंग कार है वो बना रहे हैं, उसको मार्केट कर रहे हैं, उसकी टेक्निकल में भी बता रहे हैं कि फर्दर आगे जो है वो डिपार्टमेंट्स उसमें आ जाते हैं। कितना टाइम लगता है? एक तो पहले देयर समथिंग दैट यू हैव टू जॉट डाउन ऑन द पेपर, एक तो पेपर वर्क इसका अलग है, एंड देन फिर आप उसको जब उसको एग्जीक्यूट करने में आते हैं, टोटल कितना टाइम लगता है? जो हमने रिसेंट गाड़ी बनाई है ये तो हमने कोई 6 months के टेन्योर में बनाई थी। और इसके अंदर हमने वो ये था कि स्टडीज को भी देखना है। ये तो एक अचीवमेंट, ये भी एक अचीवमेंट है कि 6 months में, या फिर आपको या आप लोगों का टारगेट क्या था टाइम वैसे ये बताएं मुझे। 6 months ही था, क्योंकि जून में हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं UK में और हमारे पास सेमेस्टर स्टार्ट होता है कोई सितंबर में। तो उस वक्त से लेकर जून तक हमने गाड़ी डिज़ाइन करके रेडी करनी होती है, देन उसकी टेस्टिंग्स होती हैं जाने से पहले। तो ये सारा होता है। तो आप लोग फिर गए इस कॉम्पिटिशन में? वी वेंट टू द UK। अब UK गए, एंड हाउ वाज द रिस्पांस, कैसा था? UK के अंदर पाकिस्तानी टीम्स बहुत कम दिखती हैं हमें इन तरीके के कॉम्पिटिशन्स के अंदर, स्टैम कॉम्पिटिशन्स के अंदर। सो हम पाकिस्तान हाई कमीशन से मिले थे, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट गए थे, मैक्लेरन टेक्नोलॉजी सेंटर गए थे। सो उनके लिए भी एक शौक होता है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एक ऐसी टीम आ रही है और इतना एडवांसमेंट कर रही है और इंटरनेशनल टीम्स के साथ कम्पीट कर रही है। सो रिस्पॉन्ड काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है। एंड वी वर फर्स्ट इन द डिज़ाइन इवेंट। डिज़ाइन इवेंट में थे एशियन की सारी टीम्स थी, नेबरिंग कंट्रीज भी थे। और वी वर सेकंड इन द LV कैटेगरी और 12th इन द LTS। हु वाज द फर्स्ट? इट्स ऑलवेज द जर्मन्स और ऑस्ट्रेलिया की एक टीम थी, दे वर द फर्स्ट वन। दे वर द फर्स्ट वन। लेकिन हमारे लिए तो बढ़िया, आप सेकंड भी आए तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और दे सो यंग, और इनको देख के आइडिया होता है कि अभी तो इन्होंने और भी आगे बहुत कुछ अच्छा करना है। अभी ये लाइक स्टूडेंट हैं, दिस डूइंग सो वेल। मैं ज़रा क्योंकि अंकल लोगों को बहुत शौक है ट्रैवल करने का ना, और आप लोग क्योंकि बाइक पे ट्रैवल करते हैं, आपने तो हर ढाबे की चाय भी पी होगी, आपने तो हर जगह का खाना भी खाया होगा। आपसे लोग पूछ भी सकते हैं कि भाई अगर हम ट्रैवल पे जाएं तो कौन सी जगह पे जाएं, कौन सी जगह पे ना जाएं। कोई ऐसा वाक़या आप लोगों के साथ हुआ जो आप लोग हमेशा जिसको कोट करते हो, या जिसको याद करके या तो अपने ही रोंगटे खड़े हो जाते हो या फिर मज़ा आता हो? जी मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग खंजराब पास गए थे
और उस वक्त ये पिलियन राइडर थी मेरे साथ, और वहाँ से एक आर्मी वाले ये राइडर कौन से होते हैं अंकल को? क्या पिलियन मीन्स कि मेरे पीछे बैठ कर जा रही थी उस वक्त, यानी कि अपनी बाइक पे नहीं थी। ये 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जी वो हम चले गए खंजराब पास, और हम इतना खो गए वहाँ के नज़ारों में कि वो आर्मी वाले एक चिट देते हैं कि वापसी में फिर वो आपको वापस देनी पड़ती है पोस्ट पे। जी। तो कहते हैं सारे लोग अब वापस आ गए, क्योंकि रात तो खतरनाक हो जाती है ना वहाँ। जी। तो वो हम टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। जिस होटल में हम ठहरे थे उन्होंने भी अपनी टीम बना ली, फिर चलो भाई इनको ढूंढते हैं। आर्मी वाले भी बेचारे जीप लेके करने ये दो किधर कहीं खाई वाई में तो खुदा ना खास्ता नहीं गिर गए, और हम मज़े कर रहे हैं, याक देख रहे हैं, और आइबेक्स देखने के चक्कर में रुके हुए, अंधेरा हो गया। अब हम जब दोनों निकले तो सिर्फ हम थे रोड पर, और आगे कोई एक याक का झुंड था, पता नहीं जिन थे भूत थे, पूरी रोड बंद, और ये बड़े हैवी 7-7 फीट के याक मुझे नज़र आ रहे हैं खड़े हुए। मैंने कहा अब इसमें से हम कैसे जाएंगे, तो समझ ही नहीं आ रहा। बड़ी कोशिश की, वहाँ तो पत्थर भी नहीं मिलते, रोड के किनारे बड़ा साफ़ सुथरा होता है। खैर वो हमने बड़ी शोर वोर मचाया, टस से मस नहीं हुए। मैंने कहा अगर बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं यार, जो भी हो। तो हम निकले, और उनको हाथ हम यूँ मारते रहे कि शायद वो साइड में अपनी जगह वो खड़े रहे, और हम निकल गए। तो उसके बाद आगे आप पे अटैक कर देते तो आपने ये नहीं सोचा? मैंने कहा जाना तो है ना, वरना रात को जाऊंगा तो बाकी जानवर निकल आते हैं फिर वहाँ पे। जी तेंदुए हैं वहाँ पे, तेंदुए हैं और बहुत सारी, और चीते भी, और भी बड़ा कुछ आपने सुना तो होगा। वो हमने जाना तो पहुँचना तो था, और फिर होटल वाले भी परेशान हो। वो तो आर्मी वाले बेचारा वो बड़े ज़बरदस्त बंदे थे, उन्होंने कहा कि यार अभी तो आप पहले सांस बहाल करें, आपके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही। मैंने तो पीछे पलट के भी नहीं देखा, मैं समझा था मैं बड़ा बहादुर हूँ, लेकिन मैं बड़ा डरपोक वाक़ई हुआ। मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुड़े हुए पाऊँ और कोई पकड़ ले मुझे। तो फिर वो उन्होंने हमें अपने मैस में ले गए नीचे, उन्होंने खाना वाना हर चीज़ करें, आप सुकून से बैठ जाए, आप महफूज जगह पे हैं। तो ये वाक़या जो है वो बड़ा एक अजीब वाक़या है। और एक और वाक़या हुआ कि हम जब सोच से आगे निकले तो लैंडस्लाइडिंग के कुछ आसार नज़र आ रहे थे, छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। तो मैंने उधर से कहा कि यार निकलते हैं इसमें से, वरना फंस जाएंगे। स्पीड लगा रहा था मैं, और वो एक बड़ा पत्थर आगे वो रोड पे लुढ़कने की वजह वहीं जम गया। अब उस पर वो बाइक मेरी उछली है कोई 3-3.5 फीट, लेकिन वो इधर दरिया बह रहा है, उधर पहाड़ है। अल्लाह तो वो जंप करके तो उसके दोनों व्हील जो है ना वो अलॉय में होते हैं, वो टेढ़े हो गए। अब हमने कहा हम आगे कैसे जाएं। फिर वहाँ बेचारे एक वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने हमारी हेल्प की, उसको अपने बच्चे को बुलाया, वो ले गया व्हील, फिर उसने ट्यूब वगैरह डलवा के, वो उसका टेढ़ापन तो दुरुस्त नहीं हुआ, लेकिन वो ट्यूबलेस टायर होते हैं, तो फिर उन्होंने ट्यूब डलवा दी उसमें, एंड भी कह रहे हो हमने कहा ये करना है। अच्छा, कौन सी जगह के लोग सबसे ज़्यादा वेलकमिंग है और किन में सबसे ज़्यादा वार्मथ आपने देखी? खैर पूरा पाकिस्तानी मैं कहूँगी बहुत वेलकमिंग है, लेकिन जाहिर से पता है जो हुंजा एंड गिलगित साइड है वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब दे आर वेरी वेल एजुकेटेड एज वेल, और बहुत ज़्यादा आई हर्ड वहाँ का लिटरेसी रेट भी जो है वो 99% बिल्कुल ऐसा ही है। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ के भी, लेकिन आप वैसे अगर पूछ रहे हैं तो ज़ाहिर है वो लोग हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान के सारे हमें मतलब आज तक कोई ऐसा ख़राब वाक़या हमारे साथ नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान में कहीं भी। हम बलूचिस्तान, कश्मीर, KP के, गिलगित बल्तिस्तान, ऑल आर इक्वल। अच्छा, अब ये मेरा आप सब लोगों से सवाल है कि मुझे बताएं पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जगह है कि जो आपको लगता है लोगों ने भी एक्सप्लोर नहीं की? अभी एक्सप्लोर नहीं की? हाँ, और जो उनको करनी चाहिए, जो आपने एक्सप्लोर किया, आपने देखा और आपको लगा कि लोगों को आना चाहिए। देखिए उसमें जो है वो शाउंटर वैली बड़ी खूबसूरत वैली है। जब आप केल और आरन केल जाते हैं तो एक रास्ता ताओबट निकल जाता है, वो इंडियन बॉर्डर तक चला जाता है, अपर ताओबट भी है, और एक शाउंटर वैली है। शाउंटर है, बबून वैली है। मैंने पहली बार नाम सुने, देखा ना कितना फायदा होता है फिर जब आप इसे पूछें शाउंटर वैली, बबून वैली, और लोग जा सकते हैं। लोगों को एक्सेस में अस्तोर से अगर आप जाएं, रामा लेक की तरफ जाएं तो वो भी बड़ा खूबसूरत ट्रैक है। यानी आपको थोड़ा सा हौसला और हिम्मत चाहिए होती है। अगर आप अंदर से हौसला रख लें तो पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि आप अगले 5 साल में भी नहीं। आई एम श्योर कि ड्रामा जो बनाने वाले हैं, ड्रामा मेकर्स, वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि भाई आपके थ्रू ही ये जगह मार्केट में होंगे और बाहर से भी लोग यहाँ पर आएंगे। आप क्या सजेस्ट करेंगी, कोई ऐसी जगह जो आपको लगता है लोगों को ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे? पता नहीं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के हवाले से जहाँ गई हूँ मुझे लगता है कि लोगों को तो पता है वो जगह, जाहिर सी बात है वो जाते होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। आपके तरीके क्विकली आप हिसाब बताएं अगर आपसे पूछे तो। कश्मीर गई थी एक ट्रिप पे, इतना मुजफ्फराबाद गए थे, इतना खूबसूरत है कश्मीर। आई नो लोग जाते हैं पर और जाना चाहिए, इतना प्यारा है। आप बताएं दोनों। मेरा भी सेम ओपिनियन है, कश्मीर हैज़ मोर टू एक्सप्लोर। कश्मीर को भी करना चाहिए। मैंने पाकिस्तान इतना घूमा नहीं है, बट आई थिंक बलूचिस्तान काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है एंड वहाँ पे जाना चाहिए। यस, थैंक यू फॉर सेइंग इट। सो फिर जी आप जनाब आपकी रेसिंग कार पे हम जाकर ट्रैवल करें पूरे पाकिस्तान का। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है
ब्रेक से वापस आएंगे तो क्योंकि आज का तो मेरा शो ही जो है वो अचीवर्स के नाम है, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और जो हमारे दूसरे अचीवर्स हैं हम आपकी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। यही मेरे पास मुलाकात, मज़ीद बातें करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर अचीवर्स जिस वक्त मेरे साथ शो में मौजूद भी हैं। और क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले हसन ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का भी बहुत सा ऐसा एरिया है जो कि अभी तक लोगों ने इसको डिस्कवर ही नहीं किया, क्योंकि जब हमने रुख करना होता है हम नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं और बलूचिस्तान जो हमसे बस कुछ घंटों की मुसाफत पे है, अगर हम बाय रोड जाना चाहें तो वहाँ पर इतना कुछ है। और आप लोगों से ब्रेक में बात भी करी थी और आप लोग तो गए होंगे काफ़ी दफ़ा बलूचिस्तान, तो फेवरेट जगह कौन सी आपकी? वहाँ पर मूला चुटुक बहुत फेवरेट, पीर इब्राहिम, मतलब ये सारी ऐसी जगहें हैं जो शायद नॉर्मली लोग नहीं जाते एक्सप्लोर करने के लिए। अब जो है ना ये है कि टूरिंग कंपनीज लेकर जा रहे हैं लोगों को। फिर आपका कितने घंटे की मुसाफत है इसकी जब आप लोग बाइक पर होते हैं? तो ऑलमोस्ट हमें 12 आवर्स लग जाते हैं, कभी कभी 9 आवर्स 10 आवर्स, डिपेंडिंग हम कितना तेज़ चला रहे हैं या कैसा है। और एक मतलब ये ऐसे स्पॉट्स हैं कि आपको बाइक आप किसी हद तक लेकर जा सकते हैं, बट देन आपको ट्रैक करना पड़ता है। जैसे छारो मच्छी का देयर इज़ लाइक अराउंड 2 आवर्स का ट्रैक है, मूला चुटुक का 1 आवर का ट्रैक है, इस तरीके से है। पीर इब्राहिम ऐसा था जहाँ पर हम बाइक वहाँ हमने वाटरफॉल के पास जाके खड़ी की थी। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि देखिए सीज़न ये बहुत ज़रूरी है। जैसे वेस्ट में तो अब लोग कहते हैं जी मौसम की खबरों को इतना क्यों वेटेज दी जाती है, तो मौसम की खबरों को वेटेज इसलिए भी दी जाती है और जब आप घर से निकलते हैं तो आप ये देखते हैं कि जी आज का मौसम कैसा होगा, देन यू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। और अगर आप किसी जगह पर ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि वहाँ का मौसम कैसा होगा, क्योंकि दुश्वार गुजार जो मौसम होते हैं फिर उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बाइकर्स होते हैं। तो फिर आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? और अभी देखिए ना, अभी जो सैलाब आया है और लोगों को मना भी किया जा रहा था कि आप मत रुख करें ऐसे इलाकों का जहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, उसके बावजूद हमने बड़ा जानी मालों का नुकसान देखा। जी असल में उसकी एक वजह यह है कि जब बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां होती हैं ना तो पेरेंट्स पे एक प्रेशर होता है कि इन 2 महीनों में हमने सब कुछ करना है। तो उस वक्त वो ये नहीं सोचते कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है या बारिश की फोरकास्ट है। और समटाइम तो ऐसा भी होता है ना कि हमारा जो वेदर फोरकास्ट का डिपार्टमेंट है वो कहते हैं कल बारिश होगी तो बिल्कुल धूप निकली होती है, और जिस दिन वो कहते हैं कि आज धूप निकलेगी तो उस दिन बारिश होती है। तो ये भी मिसकैलकुलेशन होती है, लेकिन बहरहाल एहतियात ज़रूरी है, आपको उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और कुछ रूट्स तो ऐसे हैं कि वो इन मौसमों में तो लेने ही नहीं चाहिए आपको। और वो कौन कौन से रूट्स हैं ये बताएं ज़रा। देखिए सर, अभी शारा रेशम पूरी बह गई आपकी, ठीक है, जो आपकी खंजरा पास तक जाती है, आताबाद लेक से आगे एक फेरी मेडोज से जहाँ रास्ता जाता है उसके आगे हर साल लैंड स्लाइडिंग होती है। 5-6 किलोमीटर का टुकड़ा जो है वो दरिया में गिर जाता है। अच्छा। तो वो फिर 15 दिन तक बंद रहता है। अगर आप उधर फंस गए या इधर फंस गए तो आपका तो बजट भी फेल हो जाता है, फिर जो ऑफिस वाले भी निकाल देंगे जहाँ से छुट्टियाँ आप लेकर गए। तो ये सब चीज़ें नज़र में रख कर जाएँ। और बेहतरीन जो मंथ है इनके लिए वो आपने सितंबर अक्टूबर और इधर से लिए फरवरी मार्च। अच्छा तो मुझे बताइए फेरी मेडोज क्या वाकई दुनिया का सबसे बड़ा कहते हैं मुश्किल तरीन रास्ता है वहाँ पे पहुँचने के लिए? कहते हैं वो डाउट, ये बात नो डाउट, क्योंकि अगर आप जीप में उधर बैठी हैं तो इस साइड पे आप नहीं देख सकेंगी क्योंकि वो खाई है 8000 फीट सिर्फ, हल्के से चक्कर ही आएंगे नीचे गिरने का खतरा होता है, हाइट फोबिया अगर आपको तो। और उससे मुश्किल रूट जो इन्होंने कैनेडियन बाइकर थी रोजी गब्रिएल, उसके साथ इन्होंने किया शमशाल वैली। इट इज नोन एज वर्ल्ड्स सेकंड डेंजरस रोड। और ये गिरी और वो पहला टूर था जो मेरे बगैर गई थी, उनकी देखा ना गई बगैर गई और टांग अटक गई बाइक के नीचे और वहाँ भी बच गई थी। कह रहे हैं डिड यू रिकॉर्ड दैट? फिर पूछ रहे हैं कि आपने रिकॉर्ड कर लिया ये लम्हा मेरा। वो देखकर यकीन माने मेरी बहू वो भी रोने लगी, अम्मा भी इनकी रोने लगी। खैर पता नहीं मेरे दिल में क्या हुई, उसके हस्बैंड और मैंने कहा यार इनको फॉलो करते हैं। तो ये उस वक्त लौट रहे थे आधे रास्ते, क्योंकि जो गैब्रिएल के जो हस्बैंड है वो पाकिस्तानी और अब तो पाकिस्तान नहीं बस नॉर्दर्न एरियाज में वो के भरे थे, वो वहीं रह रहे हैं आजकल गुलमित के पास। उनका घर बड़ा खूबसूरत, बहुत सस्ते मिल जाते हैं घर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो वहाँ मोक्षा रेस्टोरेंट वगैरह जितने भी हैं ये सारे लोग हाइकर्स हैं और ये बहुत एकोमोडेट करते हैं स्पेशली कराची के लोगों को। तो हाँ वहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐसी बनी हुई है कि भाई ये लोग एक तो आते बड़ी दूर से तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि पता नहीं 2 साल में मौका मिले 3 साल में। जो वहीं इस्लामाबाद में रह रहे हैं उनके लिए तो ऐसे ही है जैसे हम तारिक रोड हुआ है, तो ऐसा है। इसलिए बहुत ऐसा भी नहीं तारिक रोड, क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं ना तुम लोग जब लाहौर में रहते हो तुम लोग तो मरी आराम से चले जाते हो। मैंने कहा नहीं हम तो नहीं जाते थे।
मौका ही नहीं मिलता था, टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा, ये जो मेरे साथ महरीन बैठी हुई ना, तो महरीन से पूछ रही थी कि महरीन बताएं कि जगहों को, तो महरीन वो जगह नहीं बता सकी, वो इस वजह से क्योंकि जो रीज़न है वो उनके साथ पड़ी है। वो ये मेडल्स जनाब वो पाकिस्तान के लिए कमाने में मसरूफ थी। ये मुझे एक एक मेडल बताएं, कहाँ कहाँ से मेडल मिला आपको? जी, पहले मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो ये मेरे सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सारे मेरे गोल्ड मेडल हैं। ये मैंने पेशावर 2019 में अचीव किया था, और ये लाहौर में दिखाएं क्या हमने को दिखाएं क्या? हाँ हाँ जी, और ये क्वेटा नेशनल चैम्पियनशिप में, और ये कराची इंटर डिपार्टमेंट में, ये सारे मेरे गोल्ड हैं। और मैंने फर्स्ट इंटरनेशनली मेडल हासिल किया था, जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था सेफ गेम, साउथ एशियन गेम नेपाल में, वो मेरा ये ब्रॉन्ज मेडल है। उसके बाद पाकिस्तान के लिए मैं पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल हूँ स्ट्रीम में, पाकिस्तान के बॉक्सिंग स्ट्रीम में, कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है एज अ फीमेल। तो वहाँ पे अप्रिसिएशन का ये मुझे मिला था। जी, तो ये मेरे सारे मेडल्स हैं। मतलब 10 साल से मैं बॉक्सिंग फील्ड में हूँ, इस तरह से अभी बॉक्सिंग में ये था, ट्रेनिंग वगैरह। अच्छा बताइए, जब मद्दे मुकाबिल कौन सा मुल्क है कि जिसको फाइट करने में सबसे मज़ा आता है? जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया। हाँ। ऐसा ही है। जी, तो मेरा फर्स्ट जो है टूर था वो नेपाल में साउथ एशियन गेम्स में, वहाँ सेमीफाइनल में मेरा सामना जो हुआ वो इंडिया से हुआ, और वो थी हमारा तो स्टार्टिंग था ना, जिसके आप जानते हैं गर्ल्स का अभी स्टार्ट हुआ है बॉक्सिंग। जी, तो वो लड़की जो थी वो वर्ल्ड की जो है ना सिल्वर मेडलिस्ट थी वर्ल्ड चैंपियनशिप की, वो इंडिया, और इंडिया हमसे कितना आगे हो तो आप जानते हैं। और फीमेल तो हम स्टेप अभी ले रहे हैं हम लोग ना। तो सेमीफाइनल में वो मेरे सामने आई, और मेरा फर्स्ट टूर था। मैंने कहा यार अब मैं उससे देखूँ वो कहाँ पे कहाँ, क्योंकि वो आपको पता है अगर वो मतलब और वर्ल्ड चैंपियनशिप की वो है प्लेयर। तो मैंने कहा कि चलो अब तो मारना है इसे, मतलब खेलना है, जो भी हो सीखा है। तो सेमीफाइनल में बड़ा जोश से ही मैंने खेला है, और मैं मतलब हार गई उसके सामने। लेकिन हुआ कि यार क्यों आ रही है, इससे भी जब मेरे रिंग से नीचे हुई मेरे कोच कह रहे यार क्या खेला है तुमने, तुम्हें पता है वो वर्ल्ड की चैंपियनशिप की वो सिल्वर मेडलिस्ट है। मैंने कहा अच्छा। फिर बाद में जब मैंने इसकी हिस्ट्री देखी, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ना इसे, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ना है। सही है। तो अभी बस ये सफ़र जारी है हमारा, ट्रेनिंग जारी है, डेली होती है। तो बस ये गोल है कि आगे जाना है, और ज़्यादा मुश्किल तो आएगी, बट ट्रेनिंग पे हमारा फोकस है, और है कि नहीं कर सकते। अच्छा देखा ना ये, अच्छा ये बहुत ज़रा से आप अपने इलाके में तो बस आप वो कहते हैं हीरो होंगे, जैसे कहते हैं हीरोइन की भी हमारी जो है जी, सही है, सही है। और मुझे खुशी होती है क्योंकि लड़के मुझसे पंगा नहीं लेते हैं। ये बताया ना, सीरियसली ये है क्योंकि जब मैं इलाके से निकलती हूँ कि इलाके में सब जानते हैं कि यार ये बॉक्सर है ना। तो मैंने सुना है अपने कान से, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही थी क्योंकि मेरा नहीं होता कि मैं अपने मूड में होती है जा रही, पर एक लड़का पता नहीं कुछ कह रहा था, और मैंने सुना दूसरा लड़का कहते हो इससे नहीं कर, ये बॉक्सर है। तो मुझे खुशी भी हुई यार, मतलब ये पहले से पंगे लेने से एहतियात करे। तो ये हमारे लिए सेल्फ डिफेंस भी है कि वाकई लोग एहतियात भी करते हैं। देख के कितना इंप्रेस होती है, मुझे ये बताओ। बहुत ज़्यादा, वो पहले देखते हैं, कहते हैं यार आप कैसे कर लेती हो ना, मतलब बॉक्सिंग आपसे कैसे होता है। मैंने कहा ये मुश्किल लगता है, सिर्फ देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन आप अगर आपके दिल में हो ये शौक हो ना, तो ट्रेनिंग बहुत ही ईजी है। ट्रेनिंग आप ऐसे कर लोगे तो आपको बाद में ये ईजी लगेगा। मैंने कहा मुश्किल तो आएगी, लेकिन ट्रेनिंग हार्ड वर्क करोगे फिर आपके लिए ये ईजी होगा। अच्छा, स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनकी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इट्स नॉट ओनली डाइट, उनके पोस्चर्स बड़े मैटर करते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बड़ी मैटर करती है। तो मुझे बताएं कि ये आपके लिए मुश्किल होता है कि आपने बड़ा ख्याल रखना है अपना? जी जी, तो लाइक बचपन से हमारी फैमिली में जो है ना सब लोग सुबह ही उठते हैं 4 बजे 4:30 बजे, अब वो उठे हुए होते हैं। तो तब से मतलब 7th ग्रेड से 6th ग्रेड से मैं जिम करती थी थोड़ा सा, फिर मैं स्कूल जाती थी। और डाइट हमेशा इतनी स्ट्रिक्ट है कि लाइक अच्छा सिर्फ लाइक चीट डेज पे आप कोक 0 पियो या ये पियो। हाँ तो मेरे भाई के साथ भी हमेशा पापा कहते हैं अच्छा एक दिन फिश, फिर दूसरा दिन प्रोटीन, और फिर अम्मी भी हमारे लिए उसके हिसाब से ही बनाती है हमारे लिए खाना। मैंने तो सुना सर जो स्पोर्ट्स वाले जो लोग होते हैं वो गर्मा गर्म दूध में से वो जो उबले अंडे जो अंडे हैं वो डाल के दे दिया। तो आपको बेसिकली ऐसी डाइट मिली? नहीं इतना भी नहीं, लेकिन मुझे अंडे का बहुत शौक है। आपको कितने अंडे खाने पड़ते हैं मुझे बताएं? जी हमारा होता है क्योंकि बॉक्सिंग में वेट कैटेगरीज होते हैं ना, तो उसमें वेट मेंटेन भी करना होता है, प्रोटीन भी लेना होता है, लेकिन अभी ऐसी चीज़ें नहीं खाना होता जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हो, वेट गेन हो, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, वेट मेंटेन होता है। तो अंडे वगैरह आपकी वेट की कैटेगरी क्या है जिसमें आप खेलती हैं? मैं फिदर वेट में खेलती हूँ, 57 kg। जी ठीक है। तो ये क्योंकि एग्जैक्टली आपको वेट का बहुत प्रॉपर आपको सारे अपने शोल्डर्स वगैरह का भी बड़ा ख्याल रखना होगा। You have to like have a like physiotherapist and you have to like you know have your cool down warm up, सब कुछ बहुत important होता है। आप लोगों को तो बादाम बड़े खाए, आप लोगों ने बादाम खत्म कर दिए होंगे। ये जितना इनके दिमाग का काम है, इंजीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग अपनी अच्छी डाइट में क्या करते हैं मुझे बताएं? फिजिकल फिटनेस का ख्याल तो है, उसमें ये है कि मंडे से फ्राइडे तो यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन वीकेंड्स के ऊपर जैसे मैं आई गो फॉर अ माइल, मेरा माइलेज है वो 7 मिनट्स का है। अच्छा, तो वो एक रूटीन है सेट, वो माइल अगर ना करूँ तो समझ नहीं आता कि कुछ है।
और आप क्या करते हैं? जब हम लोग सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं अपने डेली के, तो हम लोग 6 बजे रोज़ एक ब्रेक लेते हैं एंड मैं टेनिस खेलता हूँ या बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, या हम लोग कैफ़े में जाके टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं, फ्रिजबॉल खेल रहे होते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक में हम एक वाक़े के वाले से बात कर रहे थे कि जब आप ट्रैवल कर रहे थे और जब आप मालम जब्बा जा रहे थे, तो बड़ा मज़े का वाक़या हो जो आप लोग मेरे ख्याल से बाइक पे जब जा रहे थे। हाँ गज़ल और मैं एक ही बाइक पे थे उस वक्त, तो बर्फबारी हो रही थी। और ये सर्दियाँ आपको दिसंबर नवंबर हो गए, वहाँ तो मार्च में भी दिसंबर की थी? नहीं, दिसंबर नहीं था, ये अक्टूबर का, जब हम वहाँ से निकले थे तो अक्टूबर का मंथ था, लेकिन काफ़ी ठंडा होता है और बर्फबारी स्टार्ट हुई थी। तो उसमें हम जा रहे थे और वो काफ़ी स्लिपरी थी, इधर खाई भी थी, दरख्त वगैरह सब चांदी की तरह वाइट हुए हुए, हमें मज़ा आ रहा था। और मेरा स्लो स्लो चलते हैं, तो आगे जब गए तो बाज़ार में मैंने देखा एक साहब हाथ में डंडा पकड़े हुए, टोपी लगाए चले आ रहे हैं। रोको रोको, रुक गए। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, आप पागल तो नहीं है? मैं बोला क्यों? बोला तुम लोग का तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया, तुम बूढ़ा हो गया, अपनी बेटी को तुम गर्क कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? उतरो, गाड़ी खड़ी करो इधर और पैदल जाओ। अब भाई मैं तो डर गया, मैंने कहा कहीं गोली ना मार दे निकाल के, क्योंकि अंदर वो चेन व्हील्स होते हैं ना उनके, तो स्लो व्हील्स होते हैं। नहीं, वो बेचारे बहुत ही हमदर्द और बड़े डिसेंट आदमी थे। बाद में जब मैंने उतर के उनकी बात का एहतराम किया तो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। कह रहे एक बच्ची को देखो, खुदा ना खास्ता गिर गई है, बस हमने तो ज़िंदगी जी ली। तो फिर 3 किलोमीटर पैदल गए बर्फ़ में इतनी, लेकिन हमने जाना था क्योंकि इनको। और कितनी बार गिरे मुझे इसमें ये भी बताएं? बर्फ में तो बाइक पे तो नहीं गिरे, और पैदल में तो गिरने का सवाल। क्योंकि अच्छा ताज़ा स्नो, क्योंकि जब जो स्नो पड़ी हुई थोड़ी सी हल्की सी पुरानी हो जाती है ना, फिर स्लिपरी हो जाती है। वो बिल्कुल शीशे की तरह हो जाए ना, वो बहुत डेंजरस होती है। नरम स्नो तो चल जाती है। फिर बाइक के चेन्स नहीं होते, तो लोग वो टाई नॉट्स वगैरह बांधते हैं, लेकिन वो बेकार हैं, चेन्स होने चाहिए। मतलब है आप तमाम बाइकर्स को ये कहेंगे कि वो जो सर्दियों का टाइम है उसमें इज्तनाब करें कि वो नॉर्दर्न एरिया से जो ठंडी जगहों का रुख ना करें जहाँ पे बर्फ पड़ती है। बिल्कुल, आप वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, वो फिर हड्डियों में ठंड बैठ जाती है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर गियर तो होता नहीं। हमारे पास जो होते हैं कटोरा मटेरियल के जैकेट और ट्राउजर होते हैं, तो वो काफ़ी बेहतर होता है। अंकल इतना खर्चा आता है बिकॉज ऑफ कोर्स आपके व्हीकल्स हैं, जो आपकी बाइक्स हैं, बाइक्स की मेंटेनेंस है, और उसके बाद फिर उसमें पेट्रोल डल रहा है, फिर आप जगह जगह रुक रहे हैं, तो आप ज़्यादा होटल्स में रुकना पसंद करते हैं या फिर अपनी खुद कैंपिंग करते हैं? जब मैं और बेटा थे तो हमने ज़्यादा कैंपिंग की थी, लेकिन बेटी के साथ मैं सोचता हूँ कि अच्छा होटल में क़याम हो जाए। लेकिन जहाँ बिल्कुल ही मैसर नहीं होता कि सब भरे हुए हैं होटल, फिर हम दरिया के किनारे बैठ जाते हैं, कैंप लगा लेते हैं अपना। हमारे पास सोलर लाइट्स होती हैं, वो चारों तरफ लगा के रख देते हैं, दिन में चार्ज करते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह इधर ना आए, तो फिर मज़ा आता है। ये भी तो वैसे कभी अंकल किसी याक के अलावा किसी जानवर से आमना सामना हुआ या किसी और मखलूक से? नहीं, मखलूक तो बस वही जो इनको फंडर वैली का इन्होंने जो वाक़या सुनाया आपको, वो वाली जो थी ना, क्योंकि मेरी ऑडियंस इस तरह, और मेरे पास 1 मिनट है, मुझे जल्दी से सुना दे क्या हुआ था। मैं वो जी हम जा रहे थे यासीन वैली से होते फंडर वैली पहुँचे, तो वहाँ कैंपिंग साइट ऑफ थी, तो हमने कहा 8-10 कैंप लगे हैं, चलो यहाँ किसी भी कैंप में रह लेंगे। जब पता लगा सारे कैंप खाली हैं, और वो कैंप का ज़्यादा पैसे भी मांग रहा था जो ऑफ सीजन में आप जाएँ। मैंने कहा हम अपना कैंप लगा लें। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे 500 रुपये दे दें, आप अपना कैंप लगा लें। हमने लगा लिया। अब रात को वो आया हमारे पास, कहने के भाई बाजी को उधर घर के अंदर ले चले, हमारी अम्मी बहनें वगैरह सब हैं, वहाँ सो जाएँ, मैं आपके साथ सो जाऊँगा। तो गज़ल से मैंने कहा जाओ मिल आओ, इतना इसरार कर रहे हैं, चाय वाय पी लो। तो वो आगे उसने कहा नहीं, मैंने बाबा के साथ रहना, तो ये जिद करके आ गई। अच्छा, मैं तो खर्राटे करके सो गया। मैं अपनी एज के हिसाब से थक जाता हूँ, इनमें एनर्जी ज़्यादा है। अब ये बार बार उठा रही मुझे, बाबा मैं क्या है यार? कह लगे ये देखें बाहर कितना बड़ा कुत्ता बैठा है। मैंने कहा ये कुत्ता है तो मैं क्या करूँ? तो कहने इसको भगाएं। मैंने कहा नहीं, भगाने के लिए बैठा ही है ना। जब वो बैठा रहा कुत्ता, फिर थोड़ी देर बाद शराब शराब की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई दरिया में कूद रहा है, छलांगे मार रहा है। मैंने कहा यार ये क्या है, कौन मार रहा है सब बेवकूफ़ आदमी? हिम्मत नहीं हो रही लेकिन उससे निकलने की ना आपकी नहीं, ये तो बहुत हिम्मत थी, जा रही थी, इनका हाथ पकड़ मैंने बिठाया। मैंने कहा रुक जाओ, पागल हो तुम। मेरे तो जहन में था ना कि कोई और भी मखलूक हो सकती। जी। तो वो जी थोड़ी देर के बाद जब सुबह नमूदार हुई तो मैंने कहा रहा हूँ निकल के देखते हैं, नाश्ते का ऑर्डर भी देते हैं। तो गया तो पानी इतना स्मूथ बह रहा था जैसे उसमें किसी ने हल्का सा कोई पत्थर भी ना मारा हो, और बहुत तेज़ दरिया है वो। तो मैंने जब उससे जिक्र किया, मैंने कहा रात को कौन इधर बेवकूफ़ इतना शोर मचा रहे थे, नहा रहे थे?
कह रहे हैं सर इसीलिए कह रहा था मैं कि बाकी को उधर सुनाए कि यहाँ पे होता है, ये रोज़ का मामला है। मैंने कहा यार नाश्ता करा, हम चलें भाई आगे। मुझे वैसे यकीन है कि अंकल के पास बहुत स्टोरीज होंगे, आपको पता है कि आपकी बहन को कितना शौक है ये सारे वाकयात सुनने का। तो अब इंशाल्लाह आगे एक शो करेंगे ना तो हम आप दोनों को तो ज़रूर बुलाएंगे। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। और आप ऐसे ही जनाब मुल्क के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आगे काम करते रहें। मैं जनाब आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अब आप लोग ना बहुत ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो आपसे कल जश्न आज़ादी वाले दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।